एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग जिया को देखते हैं जो शाम के समय अपने फ़ोन के अंदर आरफ का कॉल लॉग निकाल कर ये सोच रही थी कि क्या मैं आरफ को फ़ोन करूं या ना करूं, क्योंकि पिछले दिन जो उसने आरफ के साथ किया था ना, उसे लेकर वो बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि कहीं आरफ मुझे छोड़ ना दे। अब वो बेचारी इन्हीं सब चिंतों में परेशान थी, तभी वहाँ पे वो पागल लड़की आ जाती है और वो आते आते कहती है अरे जिया, मुझे माफ़ कर देना यार, जो भी रात में हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वैसे तुम मुझे बता सकती हो कि रात में क्या हुआ था? तो ये सुन के जिया काफ़ी हैरान होती है और बोलती है, सच में तुम्हें नहीं पता कि रात में क्या हुआ? तो वो बोलती है, मैंने ड्रिंक किया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो ये सुन के जिया बोलती है, तुम्हें कुछ क्या, तुम्हें घंटा नहीं पता कल क्या हुआ था। तभी काव्या बोलती है, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगी? मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे तुम ग्लास मेकिंग करोगी? हमारे यहाँ ग्लास मेकिंग बिल्कुल फ्री में होता है और मेरे साथ चल रही हो तो तुम्हें बनाने का मौका भी मिलेगा। उसके बाद हम लोग अगले दिन देखते हैं कि जिया काव्या के वर्किंग हाउस में पहुँचती है। काव्या उसे जैसे ही देखती है वो तो बहुत ही खुश होती है और उसके बाद वो अपने उस बदमाश यानी कि मोटी टीचर का इंट्रोडक्शन भी कराती है। बोलती है कि इनसे मिलो, इनका नाम है आरती। और आरती को देखते हैं जो बड़े स्वैग में थी। अब जिया थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगती है और वो अंदर जाके देखती है तो उसकी तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर उसको एक से एक नई नई चीजें देखने को मिलती है जो उसने आज से पहले कभी देखा नहीं था। मेरा मतलब देखा था लेकिन बनते हुए नहीं देखा था। अब काव्या उसे लेकर जाती है बनाने के लिए और सबसे पहले कहती है कि जो भी आग वाला काम है वो मैं करूंगी, तुम बस छोटा मोटा काम करना। उसके बाद देखते हैं कि काव्या एक बहुत बड़े स्टिक को लेकर 13,000 डिग्री सेल्सियस के अंदर, जहाँ पे शीशे उबल रहे होते हैं, उसके अंदर स्टिक डालकर बहुत सारे शीशों को लगाती है और उसके बाद जिया को कहती है कि इसके अंदर फूंक मारो ताकि इसका शेप आ सके। जिया को देखते हैं कि बस वो 2-3 बार ही फूंक मारती है, उतने में ही वो थक जाती है। काव्या बोलती है, तुम तो थक गई यार, कोई बात नहीं, बाकी का काम हम कर लेंगे। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों लड़कियों में कितना अंतर है। वो लड़की जहाँ इतना सारा काम कर रही है उसको थकान ही नहीं हुआ और जिया ने मात्र 2-3 फूंक क्या मारे उसकी सांस ही फूलने लगी। वाह भाई वाह। तभी वहाँ पर आरती मैम पहुँचती हैं, वो भी एक बोतल पानी लेकर, और वो जिया को देते हुए कहती हैं, ये लो पी लो, तुम थक गई होगी। जिया पानी का बोतल लेकर बहुत ही खुश होती है और वो सोचती है कि ये मैम कितना अच्छी हैं, मतलब किसी की ह्यूमैनिटी का भी ख्याल रखती हैं। एनीवे, अब देखते हैं कि काव्या अपने काम में लगी हुई थी और वो उसके बनाए हुए ग्लास को प्रॉपर फिनिशिंग करने लगती है। और इधर जिया को देखते हैं जो इस सोच में पड़ जाती है कि जिंदगी कितना अच्छा है। हम जब अपने जिंदगी में किसी काम को जबरदस्ती करते हैं तो उस काम को करने में पहले तो मन नहीं लगता है और ऊपर से ऐसा फील होता है कि हमने कितना काम किया। लेकिन अगर वहीं पे आप किसी काम को दिल से करो, अगर उसमें इंटरेस्ट जग गया है तो आप घंटों घंटों कर लो, आपको पता ही नहीं लगता। और हमें अभी काव्या को देखकर यही लग रहा है कि काव्या अपने काम में बहुत खुश है। मेरी माँ भी मुझसे यही बात कहती थी, लेकिन ऐन वक्त पे धोखा दे दिया तो वो सारी उम्मीदें हमने उनसे छोड़ दी। मगर आज काव्या की जिंदगी देखने के बाद समझ में आ रहा है कि जिंदगी क्या चीज होती है। चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा करना चाहिए तो दिल से ही करना चाहिए। अब जिया वहां से जाने लगती है, तभी काव्या उसे उसका ग्लास दिखाती है, बोलती है, ये देखो बन गया। जिया देखती है कि उसका ग्लास तो टेढ़ा है और इससे पहले कि वो कंप्लेन करती, काव्या पहले ही क्लियर कर देती है कि देखो, कोई भी काम पहले बार में इतना फिनिशिंग नहीं होता है। तुमने पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा ग्लास बनाया, क्या ये तुम इससे खुश नहीं हो? अब इतना सुनते ही जिया के सारे क्वेश्चंस ही खत्म हो जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद सारे लोग उन्हें बाय करते हैं। रास्ते में चलते वक्त जिया यही सोच रही थी कि आखिर हम इस ग्लास का क्या ही करेंगे, और तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। जिया जैसे ही अपने फ़ोन में मैसेज देखती है तो उसको कोई उधर से लिख के भेजा था, हाय तुम कैसी हो, हम टोक्यो वापस आ रहे हैं, क्या हम लोग मिल सकते हैं अगले दिन? इतना सुनते ही जिया को तो एकदम झटका सा लग जाता है। खैर, अब अगले दिन देखते हैं कि जिया फटाफट रेडी होने लगती है। वो अपने हेयर को हेयर ड्रायर से सुखाती है, उसके बाद बहुत ही प्यारा सा नेकलेस पहनती है और जिया ने जो ड्रेस पहना था ना, उसकी कलेक्शन बहुत ही अच्छी थी।
खैर अब जिया फटाफट हाई हील की सैंडल पहनकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है वैसे ही धड़ाम से गिर जाती है और तभी उसका नज़र उसके फ़ोन पे जाता है जहाँ पे आरव उसको फ़ोन कर रहा था, मगर इग्नोर करके वो वहाँ जाने लगती है। अब जिया जिस लोकेशन पे पहुँचती है ना दोस्तों, वो लोकेशन तो बहुत ही हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड था। दिखने में ऐसा लग रहा था कि कोई ताज होटल का पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट और जिस तरीके की मतलब अगल बगल की चीज़ें थी ना एकदम लाजवाब। और जहाँ पे वो बैठी थी वो जगह तो और भी औसम था। खैर अब वो बेचारी बैठकर काफ़ी डरते डरते चाय पी रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, बेटा कैसी हो? तभी वो पीछे मुड़ के बोलती है, हाय मम्मी। और दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिया की मम्मी आई थी। जिया की मम्मी आते ही आते जिया को बहुत सारा बधाई देती हैं कि मतलब तुम्हारे जॉब में तुम्हारा प्रमोशन हो गया। जिया भी उन्हें बहुत ही थैंक यू बोलती है, मगर पैर नहीं छूती है। यार ये कौन सा नियम है? हम लोग के मम्मी पापा आते हैं तो हम लोग पैर छूते हैं, लेकिन जापान में तो देखते हैं कि कोई किसी का पैर ही नहीं छूता है। देखिए कुछ चीज़ें जापान में अच्छी है, कुछ चीज़ें इंडिया में अच्छी है। भाई हमें तो ये संस्कार काफ़ी अच्छा लगता है कि आपके मम्मी पापा आए तो आप उनका पैर तो छुओ, मगर यहाँ पे तो कोई पैर छूने वाला रस्म ही नहीं है। मम्मी आज मिले चाहे 10 साल बाद मिले, मिली तो सीधा नॉर्मली बात करो। वाह रे वाह, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये बेकार लगा। बाय द वे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिया के मम्मी को देखते हैं कि वो जिया के लिए स्वेटर लाई थी और वो वहीं पे खड़ा होकर उसको नपवाने लगती है। जिया कहती है, मम्मी क्या कर रही हो? हम लोग इतने अच्छी जगह पे आए हैं और तुम यहीं पे स्वेटर नापोगी? वो बोलती हैं, अरे तुम देखो ना कैसा लग रहा है। ये सब देखने के बाद जिया मन ही मन सोचती है कि मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं बदली, जैसे पहले थी अभी भी वो वैसे ही है। अच्छा हुआ कि मैंने आरव वाले केस के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। तभी उसकी मम्मी पूछती हैं, वैसे बेटा तुम्हारा ट्रैवल एजेंसी में काम तो अच्छा चल रहा है ना? देखो मुझे पता है कि वो लोग ज़्यादा अच्छा सैलरी नहीं देते हैं, लेकिन तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, काम को एकदम लाइटली करो। अगर मेरी मानो तो मैं तो तुम्हें बेटा यही सलाह दूंगी कि तुम अपना बिजनेस शुरू करो। देखो मैंने भी तो अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट किया था, आज कितना अच्छा चल रहा है। बेटा नौकरी नौकरी ही होती है, चाहे तुम अभी करो या 5 महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हर महीने सैलरी बढ़ेगी। मगर बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होता है। कल को बिजनेस तुम्हारा चल गया तो तुम आने वाली जनरेशन के लिए भी तो कुछ छोड़ के जाओगी। एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारी मेहनत आने वाली पीढ़ी तक खाएगी। मगर नौकरी का क्या है, जब तक तुम हो तब तक पैसा है, जिस दिन तुम गई पैसा भी चला गया। और उसके बाद जिया की मम्मी वहाँ पे कैफे से परमिशन लेकर वहाँ की फोटोज क्लिक करने लगती है। उसकी मम्मी का ये जुनून और ये पावर देखकर जिया यही सोच रही थी कि मेरी मम्मी जैसा मैं कभी बन भी पाऊंगी कि नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे अकेले पाला और जितना मोटिवेशन और जितना पावर उनके अंदर है मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कभी आ पाएगा। मतलब कि जिया यहाँ पर अपने मम्मी से कंपैरिजन कर रही थी। फाइनली अब वो बात होने जा रही है जो जिया खुद करना चाहती थी, मगर अब उसकी मम्मी करने जा रही हैं। उसकी मम्मी डायरेक्ट उससे पूछती है, बेटा तुम शादी कर रही हो क्या? कोई लड़का है तुम्हारी जिंदगी में? अब इतना सुनते ही जिया को तो एकदम शौक सा लग जाता है और वो झूठ बोलते हुए कहती है, अब मम्मी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी शादी के लिए रेडी हूँ। तो ये सुन के उसकी मम्मी बोलती है, बेटा कुछ भी हो जाए बेकार लड़का मत खोजना, वरना तुम्हारी भी जिंदगी मेरी जैसी हो जाएगी। अब इतना सुनते ही जिया को एकदम झटका सा लग जाता है और एक पल के लिए उसे समझ में आता है कि शादी क्या चीज़ होती है। तभी उसके फ़ोन कॉल पे देखते हैं कि आरव का तो मिस कॉल ही मिस कॉल आया जा रहा है। इधर आरव को देखते हैं जो फ़ोन काटते हुए कहता है कि आखिर ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने तो सिर्फ पूछा था। लेकिन उसके लिए वो इतना गुस्सा हो गई कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। और उसके बागड़ बिल्ले को देखते हैं जो बगल से उसे देख रहा था। तभी उसके फ़ोन पे अचानक सिर्फ कॉल आने लगता है। ये देखकर आरव बहुत खुशी से देखता है कि शायद वो जिया का कॉल हो, मगर वो कॉल डॉक्टर का होता है जो उसके टिल्लू यानी कि उसके बिल्ले के वैक्सीनेशन के बारे में था। अब 2 घंटे बाद देखते हैं कि जिया की मॉम वहाँ से जाने लगती हैं और वो जिया से यही कहती हैं कि बेटा ज़िंदगी में कोई भी फैसला लेना तो कम से कम उससे पहले 100 बार तो सोच ही लेना, एक बार भी कम नहीं होना चाहिए, पूरे कंप्लीट 100 टाइम्स, ताकि तुम्हें पता लग सके कि तुम्हारा फैसला सही है या गलत। ठीक है बेटा हम चलते हैं, तुमसे फिर मुलाकात होगी। और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल लेती हैं।
इधर जिया को देखते हैं जो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी क्योंकि वो बहुत दिन बाद मम्मी के साथ इतना टाइम बिताई थी। तभी इधर देखते हैं कि जिया के मम्मी किसी को फ़ोन करके बोलती हैं कि ऐसी कोई भी मैटर नहीं है, तुमने तो बोला था कि मेरी बेटी का चक्कर चल रहा है, मैंने अपनी बेटी से सारा कुछ जानने का कोशिश किया, वो तो साफ साफ बोल रही है कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है। एनीवे, इधर जिया को देखते हैं कि फाइनली अब वो मेट्रो से घर जाने लगती है। तभी इसी बीच वो देखती है कि उसके फ़ोन पे आरफ का 22 मिस कॉल आया है। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, 22 मिस कॉल। ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होती है, कहती है हे भगवान, मैंने आरफ का कॉल ही नहीं देखा, उसने मेरे को 22 मिस कॉल किया है, मैं इतनी बुरी हूँ। मैंने एक तो उसके घर में ऐसे बिना पूछे घुस गई और अब मैंने उसका कॉल भी नहीं पिकअप कर रही हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन वो ये भी सोचती है कि आखिर आरब जैसा लड़का मेरे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, आरब मुझसे इतना प्यार क्यों करता है। और तभी वो एक छोटा सा फ्लैशबैक सोचती है, जब वो 10th में पढ़ती थी उस टाइम पे भी एक लड़का उसके पीछे पागल था, उससे बहुत प्यार करता था, उसको इतना कॉल और मैसेजेस करता था जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और जिया ने उसे इतना गंदा इग्नोर मारा था कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो जिया एक हफ्ते तक कॉलेज ही जाना बंद कर दी और उसके 1000 कॉल मैसेजेस आए जिसका वो रिप्लाई ही नहीं दी, क्योंकि जिया को शुरू से ऐसा लगता था कि लड़के हमेशा लड़कियों के साथ स्कैम करते हैं, प्यार का धोखा करते हैं, नाटक करते हैं। इसलिए जिया डर के मारे किसी भी लड़के के पास ही नहीं गई। मगर जब वो एक हफ्ते बाद वापस कॉलेज गई तो पता चला कि वो लड़का सही में टूट चुका था, क्योंकि वो लड़का सही में जिया से प्यार करता था और जिया ने यहाँ पे उल्टा उसके साथ स्कैम कर दिया। और अब जिया को यही फील हो रहा था कि अब वो आरब के साथ भी स्कैम कर रही है। इसलिए जिया फैसला करती है कि वो आरब के साथ स्कैम नहीं करेगी, वो सीधा आरब को जाकर बोल देगी कि वो उससे प्यार नहीं करती है, सब कुछ खत्म। और ये सब सोचते हुए वो आरब के घर पहुंचती है और आरब का डोरबेल बजाती है। आरब जैसे ही गेट खोलता है वो तो एकदम जिया को देखकर सरप्राइज सा रह जाता है। और इससे पहले कि आरब कुछ बोलता, जिया एकदम गुस्से से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे।